नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम गांधी युग की बात कर रहे थे और गांधी जी का किस प्रकार भारतीय राजनीति में आगमन हुआ, गांधी जी ने किस प्रकार चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इन सब से भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी। किस प्रकार गांधी जी के कुछ फैसलों से कांग्रेस के अंदर नाराजगी भी हुई, गांधी जी को जेल भी जाना पड़ा, बट फिर से गांधी जी आते हैं, बेलगांव अधिवेशन में उनको कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना जाता है। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसे अब हम इस लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे बात करी थी स्वराज पार्टी की। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के अंदर एक बात कही थी कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनावों का पूर्णतया बहिष्कार करेगी और कांग्रेस पार्टी ने किसी भी चुनाव में भाग नहीं लिया था। परंतु अब जब असहयोग आंदोलन ही खत्म हो गया है तो अब कांग्रेस को वापस चुनावों में भाग लेना चाहिए। इसके समर्थक भी थे और विरोधी भी थे। समर्थकों में बड़े नाम थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के, तो उन्होंने अलग होकर स्वराज पार्टी बना ली। स्वराज पार्टी ने चुनावों के अंदर भाग भी लिया। कुछ समय तक जो है स्वराज पार्टी के स्वराज पार्टी के नेताओं को अच्छी लीड भी मिली, अच्छी सीटें भी मिली। परंतु आगे चलकर फिर स्वराज पार्टी जो है, इनके नेता सीआर दास का जब निधन हो गया तो स्वराज पार्टी कमजोर पड़ गई और 1930 के लाहौर अधिवेशन में स्वराज पार्टी और कांग्रेस पार्टी को एकीकृत कर लिया गया। आगे देखिए, इसके बाद देखिए बड़ी घटनाएं क्या होती हैं। इसके बाद की एक बड़ी घटना थी साइमन कमीशन। देखिए, पहले तो साइमन कमीशन को पढ़ना है तो अपन को एक फैक्ट को रिमाइंड करना पड़ेगा वापस, तब जाके चीज होगी। मैंने आपको याद है, एक बताया था 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। जब मैंने आपको कांग्रेस वाला मैं बता रहा था तो मैंने आपको एक बताया था 1909 का मॉडले मिंटो एक्ट और एक बताया था 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, जिसके अंतर्गत क्या बात कही गई थी कि पृथक निर्वाचन की पद्धति जो मुसलमानों के लिए 1909 में लगाई गई थी, उसे सिखों, आंग्ल भारतीयों और पारसियों के लिए भी लागू कर दिया गया। साथ ही साथ प्रांतों के अंदर दोहरा शासन लगाया गया, अर्थात विषयों का बंटवारा कर दिया गया। जो प्रांत के अंदर है वो अलग अलग जो है सरकारें चलेंगी। इसमें एक 1919 में एक और क्लॉज था कि इस अधिनियम का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी जांच के लिए 10 साल बाद एक कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी जो सुझाव देगी उसके आधार पर हम फिर से क्या करेंगे, भारतीय कानूनों के अंदर सुधार करेंगे, कुछ ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो 1919 के इस अधिनियम की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसे कहा गया साइमन कमेटी या साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का उद्देश्य यह था कि आप पहले तो 1919 के इस अधिनियम की जांच करके बताओ कि ये सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, और दूसरा आप ये बताओ कि भारत में आज की तारीख में किस प्रकार के नए कानूनों की जरूरत। दोनों चीजें आपको बतानी। तो साइमन कमीशन का भारत में भयंकर विरोध होने लगा कि भाई आपको भारत के अंदर भारतीय कानूनों को बनाना है कि भारत के लोगों को किस प्रकार के कानून चाहिए, तो आपको भारतीय लोगों से पूछना होगा ना। आप भारत के लोगों से पूछिए। साइमन कमीशन में आप भारतीय लोगों की नियुक्ति करिए। आपने साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं रखा है। एक पक्ष और है इसका। आप कांग्रेस में ले लो चाहे मुस्लिम लीग में ले लो, बड़े बड़े उनके नेता सब वकील हैं और अंग्रेजों ने इन बड़े बड़े वकीलों में से किसी को भी इस लायक नहीं समझा कि वो लोग अपने लिए कानून बना सके। अंग्रेजों का कहना था आप लोग कानून नहीं बना सकते, कानून बनाना अंग्रेजों का काम है। इस बात से कांग्रेस और भड़कनी लाजमी थी। तो साइमन कमीशन जहां जहां भी गया वहां वहां उसका विरोध, चाहे वो बॉम्बे गया चाहे वो लाहौर गया। 1928 के अंदर साइमन कमीशन जो है वो पहुंचता है लाहौर। मुंबई में भी विरोध हुआ नो डाउट, बट लाहौर में एक ऐसी घटना हुई जिसने भारतीय इतिहास पर एक बड़ा, आप समझ सकते हैं कि इम्प्रिंट छोड़ा। वो हमारे एक बड़े क्रांतिकारी से जुड़ी हुई घटना। 1928 में जब लाहौर पहुंचा साइमन कमीशन ट्रेन से, तो लाहौर स्टेशन पे ही लाला लाजपत राय और उनके जो सहयोगी थे उन्होंने साइमन को घेर लिया। साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगाने शुरू किए। पुलिस अधिकारी जो वहां की सुरक्षा संभाल रहे थे, उनका अधीक्षक था, पुलिस अधीक्षक स्कॉट, का नाम क्या था, स्कॉट। उसने इन प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का आदेश दे दिया और इन प्रदर्शनकारियों के नेता थे एक बुजुर्ग
जो बुजुर्ग हो गए थे, लाला लाजपत राय, अपने समय के कद्दावर नेता रहे हैं, शेरे पंजाब कहा जाता था लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को अलग से पुलिस वालों ने पीटना शुरू किया और इन पीटने वालों में सबसे आगे था एक पुलिस इंस्पेक्टर सैंडर्स। बाकी लोगों को पीछे धकेल दिया गया, लाला जी को अलग से ले जाके पीटा गया, लाठियों से लाठी। इस विरोध में लाला लाजपत राय के साथ एक व्यक्ति और थे जिन्हें हम सरदार भगत सिंह के नाम से जानते। सरदार भगत सिंह के देखते देखते लाला जी को लाठियां पड़ी और घायल हो गए। लाला जी को घर लाए, इलाज कराया, बट वो इतनी मार को सहन नहीं कर पाए और लाला जी की मृत्यु हो गई। लाला जी की मृत्यु के बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला जी की मृत्यु का बदला लेने का फैसला किया। भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने मिलकर उस पुलिस इंस्पेक्टर सैंडर्स की सरेआम हत्या कर दी। एक पुलिस इंस्पेक्टर की इस तरह से हत्या करने से पूरा के पूरा ब्रिटिश महकमा हिल गया। हालांकि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और उनके साथी पंजाब से भाग निकले। आगे चलकर भगत सिंह ने दिल्ली की असेंबली में 1929 में बम फेंका, सरेंडर किया और सरेंडर करने के बाद उन पर इसी सैंडर्स की हत्या का मुकदमा चलाया गया। इसे लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस कहा जाता। और इसी लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस के साथ आगे वो दिल्ली असेंबली वाला केस भी मर्ज करके 1931 में भगत सिंह जी को फांसी दे दी गई। बात समझ रहे? तो साइमन कमीशन का इतना विरोध और इतने सारे इवेंट एक साथ हुए। बात समझ रहे? तो चलिए, साइमन कमीशन का तो विरोध तो हुआ ही हुआ, पर साइमन कमीशन ने अपना काम जारी रखा। साइमन कमीशन यहाँ पे ये बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, पंजाब, इनका दौरा करके अपनी रिपोर्ट बना के लंदन वापस निकल गया। इसके पीछे अब ऑब्वियस सी बात है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, उनका ईगो हर्ट हुआ कि हम कैसे आपके कानून नहीं बना सकते। तो सबसे पहले मोतीलाल नेहरू, अपने समय के माने हुए वकील थे, वो आगे आए और उन्होंने भारतीयों के लिए किस प्रकार के कानूनों की जरूरत है इसका एक पूरा पुलिंदा बनाया और अपनी इसको कानून को नाम दिया उन्होंने नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के अंदर इन्होंने कई सारी चीजें, जिसमें सबसे बड़ी हाईलाइट थी मुसलमानों को, सिखों, आंग्ल भारतीयों को जो अलग से आरक्षण की व्यवस्था दी गई थी उसको समाप्त करने की बात करी। उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा। बात समझ रहे? ये गलत। साथ ही साथ उन्होंने कई सारे सुझाव दिए। अब जैसे ही मुसलमानों के आरक्षण के खत्म होने की बात थी तो मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट को खारिज कर दिया कि हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते, ये बिल्कुल ही बकवास है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, हम इसे नहीं मानते। फिर भी आप देखिए, नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 को प्रकाशित हुई। इसमें केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, प्रांतों को स्वायत्तता स्वीकृत की गई। मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट के प्रावधानों को खारिज कर दिया। सिख समुदाय भी इससे संतुष्ट नहीं था। बदले में अब मोहम्मद अली जिन्ना की बारी थी, वो भी तो वकील थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना एक जिन्ना फॉर्मूला दिया। उन्होंने अपना एक अलग ही कानून बनाया जिसके अंदर 14 सूत्री उन्होंने मांगे करी। मुसलमानों के लिए और अदर जो दूसरे धर्मावलंबी थे उनके लिए अलग अलग निर्वाचक मंडल बनाने की उन्होंने सिफारिश करी। ठीक है, केंद्र तथा प्रांतों के अंदर मुसलमानों को 1/3 बहुमत, 1/3 प्रतिनिधित्व देने की उन्होंने बात करी। उन्होंने कहा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन छोड़ो, टोटल जितनी सीटें हैं उसमें से 1/3 सीटें आप मुसलमानों के लिए रिजर्व करो। ऑब्वियस सी बात है, ये बातें कांग्रेस थोड़ी मानेगी। तो आपस में ही नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना फॉर्मूला ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अंग्रेजों ने जो बात कही थी ना कि आप लोग कानून बनाने के मसले पर किसी एक बात पे एग्री शायद नहीं हो पाओगे, इसलिए हमने साइमन कमीशन में किसी को शामिल नहीं किया है। यहां पे ठीक भी लगता है कि शायद ऐसा सही था। अब उस समय की बाकी क्या परिस्थितियां रही तो वो तो उस समय के लोग ही ज्यादा तरीके से अच्छे समझ सकते हैं। हम तो सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। आगे देखिए, इस दौर में अभी और भी कुछ घटनाएं चल रही हैं। इस दौर का एक सबसे प्रसिद्ध सत्याग्रह था जिसमें हमारे एक बड़े नेता को, आज हम उसे जिस उपनाम से जानते हैं वो उपाधि मिली थी, बारदोली सत्याग्रह।
बारदोली सत्याग्रह में देखिए, गुजरात के बारदोली में किसानों पर 30% लगान की वृद्धि कर दी थी। किसान उसके लिए भयंकर तरीके से विरोध कर रहे थे और वहां पर हालांकि गांधी जी भी गए, पर गांधी जी से ज्यादा वहां पर आंदोलन का नेतृत्व करने का मौका मिला वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल की नेतृत्व क्षमता से प्रभावित होकर वहां की बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? सरदार की उपाधि दी। और उसके बाद हमारे वल्लभ भाई पटेल के साथ सरदार की उपाधि हमेशा के लिए जुड़ गई। आज भी हम जब उन्हें याद करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से याद करते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन से सत्याग्रह के बाद मिली? बारदोली सत्याग्रह के बाद मिली। ठीक है, ओके। लाहौर अधिवेशन, अभी मैंने आपसे भगत सिंह का जिक्र किया, अलग से क्लास लूंगा मैं जिसमें हम इन क्रांतिकारी चर्चाओं की बात करेंगे, बट यहां पे मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया ना, तो भारतीय युवाओं पर बहुत गहरा असर पड़ा। असहयोग आंदोलन में कई सारे भारतीय युवाएं खुले दिल से गांधी जी के साथ जुड़े थे। उन्हें उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। युवा थे, कॉलेजों में पढ़ने का चलन हो गया था। पर जब गांधी जी ने बिना किसी कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, कई सारे युवा लड़के खास करके गांधी जी के इस कृत्य से खुश नहीं थे। उनमें भगत सिंह भी एक। और उसके बाद से ही भगत सिंह के मन में जो है उदारवाद की जगह क्रांतिकारी विचारों का प्रवाह शुरू हो गया। और भारत के जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे उनसे उन्होंने संपर्क साधने शुरू कर दिए। आगे चलकर सरदार भगत सिंह जो है, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, सुखदेव, राजगुरु, जितेंद्र दास, इन सबके संपर्क में आए। बात समझ रहे? और भारतीय स्वतंत्रता को सिर्फ मांगों, आंदोलनों, सत्याग्रहों, अनशनों की जगह उन्होंने फोर्सफुली, यानी कि एक क्रांति कर सशस्त्र क्रांति कर अंग्रेजों से छीनने की योजना बनी। सरदार भगत सिंह ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस की इस मांग का विरोध किया कि आप कांग्रेस के लोग अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेटस की मांग क्यों करते हैं? मतलब आप हर बात में गांधी जी या कांग्रेस हर बार असहयोग आंदोलन में भी गांधी जी क्या मांग कर रहे थे कि आप हमें डोमिनियन स्टेटस दीजिए, मतलब आप हमें आंतरिक स्वतंत्रता दीजिए, मतलब हम रहेंगे तो आपके गुलाम, परंतु हम इंटरनल प्रशासन जो चलाते हैं वो भारतीय चलाएंगे। रक्षा, विदेश और वित्त के मामले में हम ब्रिटेन पर निर्भर रहेंगे। दैट इज डोमिनियन स्टेटस। भगत सिंह ने कहा डोमिनियन स्टेटस क्यों लेना, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। और भगत सिंह ने अपनी इस बात को, अपनी इस मांग को पर्चों से, अखबारों के अंदर, जगह जगह पर अपने इश्तिहार छपवाकर जनता के अंदर भी फैलाए। और जनता के अंदर भगत सिंह और उनके साथियों ने जब सैंडर्स की हत्या करी ना, उसके बाद तो इनका नाम वैसे भी पुलिस की हिट लिस्ट में आ गया था। बच्चा बच्चा भगत सिंह को जानने लगा। 1929 में जब दिल्ली असेंबली में इन्होंने बम फेंका और उसके बाद इन पर मुकदमा चलाया गया 1929 के अंदर ही, तो मुकदमे को बकायदा मीडिया कवरेज मिला। और इस मीडिया कवरेज में भगत सिंह जजों के या वकीलों के जो भी क्वेश्चंस होते थे और उनके आंसर करते थे, तो बकायदा वो अगले दिन अखबार में छपते थे। और भगत सिंह बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे और उस समय की एक नई नई विचारधारा, जिसे आप साम्यवादी या कम्युनिस्ट विचारधारा कहते हैं, उससे बड़े प्रभावित थे भगत सिंह। ऐसी स्थिति में इनके विचार जब जनता में पहुंचने लगे तो जनता के अंदर भी एक भाव डेवलप हुआ कि भाई आप वास्तव में आप तो पूर्ण स्वतंत्रता की बात करिए ना, आप बात कर भी कैसे सकते हैं आपको क्या कहते हैं उसको, डोमिनियन स्टेटस चाहिए। तो कांग्रेस ने भी अपना स्टांस बदला और 1929 में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन के अंदर कांग्रेस ने सबसे पहले तो क्या किया कि अपनी अध्यक्षता, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो ये इनका सम्मेलन हुआ, इसमें इन्होंने ये बात करी कि भाई हमारा जो ये आज तक डोमिनियन स्टेटस मांगने की जो हमारी मंशा थी, हमारी जो मांग थी,
हम इसको बदलेंगे और हम भी पूर्ण स्वराज्य की मांग करें। तो लाहौर अधिवेशन ऐसा पहला अधिवेशन था जिसके अंदर कांग्रेस ने मांग करी कि हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें भी अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया। यह अच्छा फैक्ट। और इसी तिरंगे झंडे को फहराने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने मंच से भाषण दिया कि हर साल 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया। बात समझ रहे? और इसी स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद जो है हर साल 26 जनवरी की तिथि को ही याद किया गया। 26 जनवरी की तिथि को ही फिर आगे जिंदा रखने के लिए हमारा जो संविधान है उसे 26 जनवरी को लागू किया गया। नहीं तो 15 अगस्त को तो स्वतंत्रता हो गई थी। नेहरू जी ने और कांग्रेस ने कोशिश भी करी थी कि 26 जनवरी को हमें आज़ादी मिले, और स्थितियां ऐसी नहीं थी कि आज़ादी मिलती तो वो पहले ही जो है 15 अगस्त को आज़ाद करना पड़ा। तो जो भी बात है आप ध्यान रखेंगे कि पहली बार तिरंगा झंडा कब फहराया गया, 1929 के लाहौर अधिवेशन में फहराया गया, और पहली बार यहीं पर 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। अब देखिए दोस्तों, यहीं पर गांधी जी को इसी लाहौर अधिवेशन में एक आंदोलन की कमान सौंपी गई। यह आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी को फिर से असहयोग आंदोलन जैसा आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ वापस खड़ा करने की जिम्मेवारी सौंपी गई, और गांधी जी ने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी सबसे पहले दांडी मार्च से। ये दांडी मार्च क्या था? अंग्रेजों ने एक कानून बनाया। क्या कानून? कि कोई भी भारतीय अपने लिए नमक नहीं बना सकता। नमक खरीदना है तो आपको ब्रिटिश हुकूमत से खरीदना पड़ेगा। जो लोकल स्तर पे आप नमक बनाते हैं अब वो गैर कानूनी। अब यार, नमक जैसी चीज भी भारतीय अपने आप नहीं बना सकता समुद्र के किनारों पर, ये तो बिल्कुल ही अत्याचार की बात है। तब गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ एक यात्रा शुरू की, जिसमें गांधी जी साबरमती से दांडी तट तक, दांडी कोस्ट है अरब सागर के ऊपर, वहां तक उन्होंने एक यात्रा निकाली। 78 अनुयायियों के साथ एक काफिला चला। इसमें गांधी जी के साथ एक अंग्रेज पत्रकार भी था, वेब मिलर। कई बार पूछते हैं, अमेरिकी पत्रकार था वेब मिलर, वो भी गांधी जी के साथ साथ चला। कई जगहों पर पुलिस ने लाठियां मारी, फिर भी ये लोग आगे बढ़ते गए, और फाइनली 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे, और दांडी में उन्होंने स्वयं नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी। इस कानून को तोड़कर, नमक कानून को तोड़ा उन्होंने, नमक बनाया, और यहीं से, इसी दिन से 5 अप्रैल से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाती। गांधी जी का यह आंदोलन सिर्फ भारत के मुख्य भागों में नहीं, भारत के सबसे सीमावर्ती भाग, जो कि उस समय वर्तमान पाकिस्तान में थे, वहां पर सीमावर्ती भागों में एक पठान खान अब्दुल गफ्फार खान जो है, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। इनके एक संगठन था इनका, खान अब्दुल गफ्फार खान का, जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार किसका संगठन था? खान अब्दुल गफ्फार खान का संगठन था। और इस संगठन ने फ्रंटियर, यानी कि वर्तमान में पाकिस्तान का जो फ्रंटियर एसोसिएशन जो अफगानिस्तान के बॉर्डर से लगता है, वहां पर इस आंदोलन को चलाया। इनके जो अनुयायी थे, ये खुदाई खिदमतगार पार्टी के, ये लाल कुर्तियां पहनते थे, इसीलिए इसको लाल कुर्ती संगठन भी कहा जाता है। आज खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी की उपाधि दी गई है। आज भी पाकिस्तान में इनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, और उन्हें पाकिस्तान में बादशाह खान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बादशाह खान। बात समझ रहे? इतना इनका वहां पर प्रभाव था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां शुरू कर दिया? इन्होंने शुरू कर दिया वहां पर, सीमांतवर्ती प्रांतों के अंदर। अब इसी दौर में, ये 1930 का वर्ष है पूरा, दिसंबर 1930 के अंदर क्या हुआ कि साइमन आयोग की जो रिपोर्ट थी ना,
वो साइमन आयोग की रिपोर्ट पहुंची कहां पर, लंदन में। और इस रिपोर्ट के बाद अब अंग्रेजों ने भारत के जितने भी राष्ट्रीय दल थे, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, ये सिखों की सभा, कई सारे, इन सभी को लंदन आमंत्रित किया कि सब जने आ जाओ, हमारे पास साइमन आयोग की रिपोर्ट भी आ गई है और अब भविष्य में भारत के लिए कैसे कानून बनाने हैं अब हम इनकी चर्चा करते हैं, सब आ जाओ। पर गांधी जी ने तो यहां पर क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया हुआ था। तो 1930 के अंदर जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें गांधी जी भाग लेने गए नहीं। इस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने गए नहीं। तो गांधी जी कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव, और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, अगर उनका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है तो फिर आप कैसे ये मान सकते हैं कि भारत की जितनी बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं हमने उन सबको एक मंच पर बुलाकर हमने उनसे चर्चा कर ली है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है ये फेल हो गया, चला ही नहीं। बात समझ रहे? तो फिर उस समय गवर्नर था कौन, लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन को बोला गया कि भाई आप गांधी जी को मनाइए, समझौता करिए। लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को समझौता के लिए बुलाया और लॉर्ड इरविन की वजह से फिर जो है गांधी इरविन समझौता हुआ और गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। दोस्तों इसके बाद क्या घटना होती है, गांधी जी ने वहां पर क्या चर्चा की, कैसे उनके बीच में और वहां पर जो ब्रिटिश हुकूमत थी उनके बीच में क्या समझौता हुआ, अंबेडकर से इनका किस बारे में झगड़ा हुआ, इसकी चर्चा दोस्तों हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये लेक्चर यहीं तक, क्योंकि देखिए ये क्या है कि जो गोलमेज सम्मेलन है ना, इसके बाद भारतीय राजनीति का एकदम से टर्न हो जाता है, इसलिए मैं चाहता हूं इसको अपन एक अलग लेक्चर में पढ़ें। इसीलिए मैं चाहता हूं कि अभी आप सिर्फ इसको ध्यान रखें कि गांधी जी ने दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया और अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे वो 1931 से लेकर 1947 के बीच में करेंगे, क्या क्या घटनाएं, और मैं गोलमेज सम्मेलन से ही शुरू करूंगा बातें। ओके, तो दोस्तों यहाँ इसी लेक्चर को मैं यहाँ यही समाप्त करता हूँ। आज कोई ज्यादा हमारा थोड़ा छोटा ही लेक्चर है, बट इसका एक कारण है क्योंकि ये फिर लिंक टू लिंक आगे जुड़ जाएगा। नहीं तो क्या अभी गोलमेज सम्मेलन खत्म होगा तो फिर मुझे क्लास रोकनी पड़ेगी, फिर अंबेडकर और गांधी का समझौता जो कि बिल्कुल गोलमेज सम्मेलन से जुड़ा हुआ है फिर वो नेक्स्ट क्लास में चला जाएगा और उसको मैं नेक्स्ट में नहीं एक साथ लेना चाहता हूँ। इसलिए इस लेक्चर को मैं यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन पे समाप्त कर रहा हूँ जो 1930 में गांधी जी ने चलाया दांडी मार्च के साथ में। कल मैं वापस से आपसे जो नेक्स्ट लेक्चर है तो मैं गोलमेज सम्मेलन की ही बात करूंगा। इस लेक्चर को दोस्तों मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।